हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो क्लास 6 की जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद क्लास 7 की जियोग्राफी की बुक की शुरुआत की थी। तो आज क्लास 7 की जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्लास 7 की बुक का लास्ट चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। लिखा है अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो कुछ रेगिस्तान गर्म होते हैं, कुछ रेगिस्तान ठंडे होते हैं। तो इन सब के बारे में ही आज पढ़ेंगे। तो रेगिस्तान जान लेते हैं। रेगिस्तान क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो यहाँ की वनस्पति जो है विरल होती है। तो इन्हीं सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा का जो रेगिस्तान है वह गर्म रेगिस्तान है। तो गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में पढ़ेंगे। ये गर्म रेगिस्तान है और ये अफ्रीका में स्थित है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सहारा का जो रेगिस्तान है या सहारा का जो मरुस्थल है वह कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है? तो आप लोगों को याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये भी याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। तो सहारा का रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। आगे लिखा है रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो सहारा का जो रेगिस्तान है सिर्फ रेत ही नहीं है, वहां पर बजरी के मैदान भी हैं और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ इस चित्र में आप सहारा मरुस्थल देख सकते हैं। जो इस गुलाबी कलर से जितना क्षेत्र दिखाया जा रहा है वह है सहारा मरुस्थल। और इसके आसपास ये देश जो अभी बताए थे 11 देशों से ये घिरा हुआ है। तो ये दिखाई गए हैं। अब प्रश्न जो है वह यहाँ से पूछा जा चुका है। ये जो तथ्य लिखा हुआ है इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। यहाँ लिखा है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया।
तो सहारा का रेगिस्तान है, एक समय में हरा भरा मैदान था। यहाँ की गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें नदियाँ और मगर भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ ये सभी सामान्य जानवर भी यहाँ पाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर जलवायु का परिवर्तन हो गया और वह एक गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ये बता दिया है। अब लिखा है सहारा रेगिस्तान की जलवायु अब कैसी है उसके बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। तो ये इस समय की बात है कि अब जो जलवायु है वहाँ की, तो वह अत्यधिक गर्म है और शुष्क भी है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप का विकर्ण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो दिन जो होते हैं उनमें तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है और उनके विकर्ण के कारण चारों तरफ का तापमान भी बहुत गर्म हो जाता है। और रात कैसी होती है? रात अत्यधिक ठंडी होती है और जो हिमांक बिंदु है वह लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अब यहाँ एक तथ्य लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो ये 1922 में दर्ज किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस। अब लिखा है वनस्पति जात एवं तो अब जानेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में कि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, यानी बहुत गर्म जलवायु है वहाँ की। तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति उगती है और कैसे प्राणी पाए जाते हैं इसके बारे में। तो लिखा है सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर खजूर के वृक्ष देखे जा सकते हैं और जानवरों में ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू ये सभी पाई जाती हैं और छिपकलियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ इस चित्र में आप मरुद्यान देख सकते हैं जिसमें खजूर के वृक्ष लगे हुए हैं। अब यहाँ एक तथ्य लिखा हुआ है कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? तो जलवायु के बारे में जान लिया, वनस्पति और प्राणियों के बारे में जान लिया। अब यहाँ के लोग किस प्रकार से यहाँ रहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो ये लोग जो हैं चलवासी जनजाति है इनकी। तो ये बकरी, भेड़, ऊंट ऐसे जानवरों को ये पालते हैं। इनसे इन्हें दूध मिलता है और ये क्या करते हैं, इनकी खाल से जूते, पानी की बोतलें आदि सामान ये बना लेते हैं और उनको बेचते हैं। और इनके बालों से चटाई, कालीन, कंबल ये सब भी बनाए जाते हैं। और धूल भरी वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं तो ये लोग उनसे बचने के लिए भारी वस्त्रों को पहनते हैं।
आगे लिखा है सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मिस्र में जो कपास उगाया जाता है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे लिखा है तेल की खोज में संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। तो यहाँ पे जो खनिज प्राप्त होते हैं उनमें लोहा है, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। आगे लिखा है सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लिए लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो धीरे धीरे वहां की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ रहा है। प्राचीन समय में जिस तरीके से लोग रहते थे उसमें परिवर्तन हो रहा है। लोग शहर की ओर निवास करने के लिए तेल और गैस कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं ताकि वे शहर में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आगे लिखा है यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो मोरक्को में है टैफिलालेट मरुद्यान, तो याद रखना है, और ये 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सहारा का रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है, उसके बारे में जान लिया, उसकी जलवायु के बारे में, प्राणियों के बारे में और लोग कैसे वहाँ पर निवास करते हैं उसके बारे में। अब जानेंगे ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लिखा है जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड का निर्माण करती हैं। महाखड्ड यानी गॉर्ज। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गिरेंगी हिमानी। अब लद्दाख जो है किन शब्दों से मिलकर बना है इसके बारे में लिखा है कि लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। आगे लिखा है लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। तो अत्यधिक ऊंचाई है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ की जलवायु जो है बहुत ठंडी और शुष्क भी है। आगे लिखा है इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लद्दाख में कितनी सर्दी होती है रात्रि में। आगे लिखा है शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है,
अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। तो यहाँ पर क्या है, बर्फीली हवाएं भी चलती हैं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव भी होता है। दोनों ही ताप यहाँ पर अनुभव किए जा सकते हैं। आगे लिखा है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का ताप जो है अत्यधिक तीव्रता में महसूस किया जा सकता है और सर्दी भी यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है, लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हेम भूमि। अब पढ़ेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में कि यहाँ पर वनस्पति कैसी होती है, कैसे प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं, इस बारे में लिखा है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरूट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वृक्ष हैं वो कैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। जानवरों के चरने के लिए यहाँ पर घास और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वृक्षों में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। और जो प्रजातियां हैं पक्षियों की, उनमें रॉबिन, रेड स्टर्ट ये सभी पाए जाते हैं। स्नोकॉक, रेवेन और हूप पाए जाते हैं। और पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक ये सभी पाए जाते हैं। कुत्ते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। याक के दूध का पनीर और मक्खन तैयार किया जाता है और भेड़ और बकरी के बालों से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके के लोग हैं ये भी पढ़ लेते हैं। उसके पहले यहाँ लिखा हुआ है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, याद रखिए। तो चलिए यहाँ के अब लोगों के बारे में जान लेते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से से एवं लामायुरु हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? ये चित्र में आप थिक्से मठ देख सकते हैं। ये थिक्से मठ है। आगे लिखा है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख रखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो यहाँ
ये पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं दिखाई गई हैं। ये इनकी पारंपरिक वेशभूषा है। इसके अलावा महिलाएं घर का कार्य भी करती हैं और छोटे मोटे व्यवसाय भी करती हैं। यहाँ लिखा हुआ है मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगा लाचाला एवं टंगलग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेसन में सहारा रेगिस्तान के बारे में जाना, लद्दाख के बारे में जाना। अच्छा लेसन था, इससे 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। तो क्लास 7th की ज्योग्राफी भी आज कंप्लीट हो गई। अब मिलेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी की बुक के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।